हेलो बच्चों, मैं शैलेंद्र आज आपके लिए फिर रेडियोग्राफी टेस्टिंग का नेक्स्ट पार्ट लेके हम आपके लिए आए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअल में जो रेडियोग्राफी टेस्टिंग है इसमें कुछ पार्ट जो है प्रैक्टिकल के बेसिस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रैक्टिकल बेसिस पे। ठीक है, इट मींस रेडियोग्राफी टेस्टिंग जो करते हैं अक्सर बच्चों के जो फ्रेशर बच्चे होते हैं उनके माइंड में हमेशा क्वेश्चंस आते हैं कि सर हम सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस क्या लें, सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस क्या लें, इसको कैलकुलेट कैसे करें, ये परफेक्ट कैसे होना चाहिए, ये फर्स्ट थिंग हो गया। इसके बाद सिलेक्शन ऑफ एक्सरे वोल्टेज, हम एक्सरे ट्यूब का वोल्टेज कैसे सेलेक्ट करें थिकनेस के बेसिस पे। इसके बाद नेक्स्ट सिलेक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स, पर्टिकुलर किस थिकनेस पर हमें कौन सा रेडियो एक्टिव सोर्स को सेलेक्ट करना है वो हम आज कवर करने वाले हैं। इसके बाद एक्सपोजर टाइम, एक्सपोजर टाइम कैलकुलेशन, आप जो रेडिएशन अप्लाई करते हैं वो कितने टाइम के अप्लाई करना पड़ेगा, क्या उसका ड्यूरेशन होना चाहिए, किस स्टैंडर्ड से अप्लाई करना है हमें वो हम देखेंगे। इसके बाद जियोमेट्रिक अनशार्पनेस देखेंगे, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है ये हम कवर करने वाले हैं। सो आज की वीडियो जो बच्चे देख रहे हैं स्पेशली जो रेडियोग्राफी टेस्टिंग के पर्पस से देख रहे हैं वो वीडियो को प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप पूरा देखें, क्योंकि आज की वीडियो आप स्किप करेंगे तो आप कहीं ना कहीं चीजों को मिस कर जाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरे टॉपिक को अच्छे तरीके से देखें और जो भी आपको डाउट्स होता है उस डाउट पे आप मुझे कमेंट्स करें। ठीक है, सो आज हम इस टॉपिक पे देयर आर थ्री फैक्टर्स इंक्लूडिंग द इमेज क्वालिटी। सो फर्स्ट फैक्टर क्या है आपका जियोमेट्रिक इफेक्ट। तो जियोमेट्रिक इफेक्ट क्या होता है हमने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है और अभी भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जियोमेट्रिक इफेक्ट मींस जो आपके ऑब्जेक्ट के बेसिस पे है या आपके कैमरा के बेसिस पे जो इफेक्ट होने वाले हैं वो जियोमेट्रिक इफेक्ट के अंदर आते हैं कि आपका सोर्स का साइज क्या है, सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट टू फिल्म का डिस्टेंस क्या होना है। तो क्या हम देख रहे हैं साइज ऑफ सोर्स क्या है, सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, डिफेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस क्या है। अगर इसको मैं आपको डायग्राम के बेस पे समझाना चाहूं, देखिए ये आपका सोर्स हो गया, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट हो गया, हम कंसीडर करते हैं कि ये आपका कोई डिफेक्ट है, राइट। सो ये क्या हो गया साइज ऑफ सोर्स हो गया। पहले इंपॉर्टेंट क्या होगा सोर्स का साइज जितना आपका स्मॉल रहेगा आपकी इमेज की क्वालिटी उतनी अच्छी रहेगी। अब नेक्स्ट होता है इस सोर्स की जो थिकनेस है इसको हम या की फिल्म है, फिल्म जैसे कि बैक साइड पे रखते हैं तो ठीक होगा क्योंकि इसकी थिकनेस जो 0.5 mm के लगभग होती है तो टी जो है आपका मटेरियल थिकनेस या फिल्म से लेकर उसका थिकनेस को हम काउंट करेंगे। डिफेक्ट हम कंसीडर करेंगे डिफेक्ट टू फिल्म का जो डिस्टेंस है वो a होगा। हम कंसीडर कर रहे हैं कि अभी हमें नहीं पता कहां पर डिफेक्ट है और जब सोर्स का अप्लाई होता है इस पे आपके रेडिएशन पे तो इस प्रकार से ये जनरेट होता है। तो ये जो डिस्टेंस होगा सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस, सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस क्या बोलते हैं एसएफडी बोलते हैं। ठीक है, हमें क्या होता है एसएफडी कैलकुलेट करना होता है कि कितना डिस्टेंस रखें। ठीक है, इसके बाद हमें ये देखना होगा कि ये जो आपका अनशार्पनेस बन रहा है जितना आपका सोर्स का साइज इंक्रीज करते जाएंगे ये आपका यूजी जो है जियोमेट्रिक अनशार्पनेस इसको यूजी बोलेंगे, ये आपका इंक्रीज होते चले जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको देखते हैं, इसको आगे जस्ट इसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो प्रॉपर आप अच्छे तरीके से देखिए और स्किप ना करिए। तो इसमें नेक्स्ट रहेगा आपका कि जो फिल्म प्रॉपर्टीज हैं, फिल्म में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, ग्रेनेज होना चाहिए, कंट्रास्ट होना चाहिए, फॉग होना चाहिए। ये आपके फैक्टर्स हैं, ये आपकी फिल्म को बेटर भी कर सकते हैं और खराब भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्वालिटी ऑफ रेडिएशन अप्लाई। आप किस प्रकार की रेडिएशन अप्लाई कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट टास्क होता है।
अब इस पूरी प्रोसेस में अगर हम समझें कि आपको जियोमेट्रिक इफेक्ट है, तो जियोमेट्रिक इफेक्ट में एक वर्ड आता है अनशार्पनेस, ठीक है। सो अनशार्पनेस को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, या इसको हम 3 कैटेगरीज में समझते हैं। फर्स्ट होता है आपका जियोमेट्रिक अनशार्पनेस, जो हमने देखा है यहाँ पे, जो सोर्स के बेसिस पे, इसके डिस्टेंस के बेसिस पे जो अनशार्पनेस आता है। अनशार्पनेस क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ ब्लरिंग अमाउंट, या अमाउंट ऑफ ब्लरिंग इज कॉल्ड अनशार्पनेस। नेक्स्ट होता है इनहेरेंट अनशार्पनेस, और टोटल होता है टोटल फिल्म अनशार्पनेस। दोनों को क्या होता है, कॉम्बिनेशन को ही हम टोटल अनशार्पनेस कहते हैं। सो हम इन तीनों को कवर करेंगे। तो आपको ये समझना होगा कि इस फिल्म में क्या क्या इंपॉर्टेंट टास्क होने वाले हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे हम समझेंगे चीजों को, ठीक है। यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। सो यूज इक्वल टू क्या होता है, s into a f minus a। सो वेयर, यहाँ पे देखते हैं वेयर यूजी क्या है आपका, जियोमेट्रिक अनशार्पनेस, जियोमेट्रिक अनशार्पनेस है। s इज इक्वल टू क्या आपका, साइज ऑफ सोर्स, जो सोर्स साइज। a क्या है आपका, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, बिटवीन डिफेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस, ये आपका a होता है, ठीक है। f या फिर इसको SFD भी मेंशन कर सकते हैं। ये होता है आपका सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस, ठीक है। चलिए यहां देखिए, सॉरी, ये आपका सोर्स साइज हो गया, S साइज ऑफ सोर्स हो गया। आपका ये ऑब्जेक्ट है जिससे हमें रेडिएशन अप्लाई करना है। इस ऑब्जेक्ट में आप ये मान के चल रहे हैं कि आपका कोई डिफेक्ट है, जो कि हो सकता है। सो और ये आपकी फिल्म है जो उसके जस्ट बैक साइड पर हमने प्लेस की हुई, ये से अटैच्ड होती है ना। सो डिफेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस क्या होता है, ये होता है, जैसे हमने कंसीडर किया डिस्टेंस बिटवीन द डिफेक्ट एंड फिल्म डिस्टेंस। टी क्या होगा, ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस, ये जो थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब आपका सोर्स जो अप्लाई होता है, इस प्रकार से अप्लाई होगा प्रॉपर तरीके से, ऐसे बाहर निकलेगा, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। इस प्रकार से अप्लाई करेगा तो ये सोर्स का डिस्टेंस होगा, सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस। इसको f भी कंसीडर कर सकते हैं, SFD भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस होता है। अब क्या होता है, जब आपकी थिकनेस जो होती है, t जो होता है, ये ऑब्जेक्ट थिकनेस है आपकी, जब ये मैक्सिमम होती है, ये हो सकते हैं फॉर मैक्सिमम थिकनेस we consider a is equal to t। हम कंसीडर कर लेंगे कि डिफेक्टिव हमारा t है, t के अंदर हमारा डिफेक्ट होने वाला है। तो यूजी क्या हो जाएगा, यूजी इज इक्वल टू s क्या हमारा साइज ऑफ सोर्स इनटू t डिवाइड बाय f माइनस t। ये आपका क्या हो गया, यूजी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब स्पेशल केसेस में क्या होता है कि अगर हम अभी मान के चलें कि हमारे सोर्स का साइज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, एक प्रकार से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। जैसे जैसे आप सोर्स के साइज इंक्रीज करते जाएंगे, आपकी जो फिल्म है उसमें ब्लरिंग आना स्टार्ट हो जाएगा या अनशार्पनेस में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या होता है, जो सोर्स होता है पॉइंट साइज में आता है, स्मॉल साइज में आता है और स्मॉल लार्ज साइज में आता है। हम तीनों कंपेयर करके देखेंगे किस प्रकार से चीजें होती है, ठीक है। देखिए हमने 3 एग्जांपल लिए हैं, जिसमें एक आपका पहला वाला जो ए है, इसमें हमने पॉइंट, जो सोर्स साइज हमारा किस है, पॉइंट में है। सेकंड वाला जो पॉइंट बी है, ये स्मॉल कैटेगरी में है, स्मॉल साइज का सोर्स साइज है, और ये दो स्मॉल कंपेयर में थोड़ा सा लार्ज है।
बहुत ज्यादा लार्ज, बी वाले कंपेयर में लार्ज है। तो क्या होता है जब हम रेडिएशन अप्लाई करते हैं तीनों में, तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है? जो आपके पॉइंट वाले से क्या होता है, आपका जियोमेट्रिक जो अनशार्पनेस होता है वो उसमें नहीं होता है। इट मींस क्या होगा, तो पॉइंट ए वाला जो है स्मॉल वाले केसेस में आपका जियोमेट्रिक अनशार्पनेस नहीं रहेगा, ठीक है। और अगर जियोमेट्रिक अनशार्पनेस नहीं है तो क्या होगा, आपकी डिफेक्ट इमेज बहुत ही क्लियर शार्प होगी, ठीक है। सेकंड कैटेगरी में देखते हैं, हमारा जो सोर्स साइज वो स्मॉल कैटेगरी में है, बट आपको यहाँ पे एक प्रकार से जियोमेट्रिक अनशार्पनेस बन रहा है, क्योंकि आपका कॉन्ट्रास्ट जितना ज्यादा रहेगा आपकी क्लैरिटी उतनी अच्छी रहेगी। तो स्मॉल वाले केसेस में देखेंगे, स्मॉल फोकस साइज में जियोमेट्रिक अनशार्पनेस जिसको यूजी बोल रहे हैं वो अवेलेबल रहेगा, और डिफेक्ट इमेज है, जो इमेज आ रही है वो कैसे रहेगी, ब्लर रहेगी, ठीक है। ब्लर में धुंधला बन रहेगा, कैसा फॉग उसमें रहेगा। और लास्ट कैटेगरीज में हम देखेंगे तो आपका क्या होगा, यूजी जो आपका और इंक्रीज हो जाएगा, ज्योमेट्रिक शार्पनेस और इंक्रीज हो जाएगा, और डिफेक्ट साइज तो आपका ब्लर होगा ही, लेकिन लॉस ऑफ कॉन्ट्रास्ट यहां से देखोगे इसकी वजह से आपका कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट आपका इसमें मिसिंग रहेगा। तो इससे हमें क्या समझना है कि जब भी हम इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं तो आपको अगर क्लियर इमेज चाहिए तो आपको साइज ऑफ सोर्स क्या होगा, वो माइक्रो में रखना है या स्मॉल कैटेगरी में रखना है, ठीक है। तो जितना आपका सोर्स ऑफ साइज का साइज जो है वो स्मॉल रहेगा या पॉइंट में रहेगा, उतनी ही आपकी इमेज क्लियर होगी, ठीक है। अगर आप साइज ऑफ सोर्स को इंक्रीज करेंगे, एक्स्ट्रा ट्यूब हो या गामा रे ट्यूब, गामा रे सोर्स है, जिस प्रकार से आप इंक्रीज करते जाएंगे तो फिर आपकी क्या होगा, अनशार्पनेस इंक्रीज होते जाएगी, ठीक है। Now we will discuss about inherent unsharpness. So inherent unsharpness क्या होता है? Inherent unsharpness भी as it is आपका geometric unsharpness जैसे ही होता है, इसको समझ लेते हैं। The blurring of a radiography image caused by scattering secondary radiation in the image medium, such as the photographic emulsion, whereby these electron render the silver halide grain डेवलप्ड। इट मींस क्या होता है, जब आप प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं, आपका जो सोर्स साइज इंक्रीज होता है तो उसमें जो आपको सिल्वर हेलिक्स होता है ग्रीन, वो डेवलप कंडीशन पे पहुंच जाते हैं, बट डेवलप नहीं होते हैं। अब इसी में अगर हम देखें टोटल अनशार्पनेस क्या होती है, ठीक है। तो टोटल अनशार्पनेस क्या होता है, एक प्रकार से कॉम्बिनेशन ऑफ, इसको लिख सकते हैं हम लोग, UT क्या आपका टोटल अनशार्पनेस है, is the combination of geometric unsharpness, और इसका कॉम्बिनेशन है एंड inherent unsharpness, इसका कॉम्बिनेशन है, इसको हम UF से इंडिकेट करते हैं। तो UT क्या हो जाएगा, UT इक्वल टू UG प्लस UF, क्या हो गया टोटल अनशार्पनेस, ठीक है। समटाइम्स में आपका स्क्वायर भी लगा रहता है, ठीक है, UG का स्क्वायर प्लस UF का स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ पे इसको रटा भी सकते हैं, बट क्या होता है, जो UG की जो वैल्यू होती है ट्वाइस ऑफ अनदर, सो वी कंसीडर UG इक्वल टू UF, तो क्या हो जाएगा UT इक्वल टू UG, ये आपका हम टोटल शार्पनेस निकाल लेते हैं। अब आपकी सोच रहे होंगे सर आपने ये तो बता दिया कि हम जियोमेट्रिक शार्पनेस कैलकुलेट कैसे करें, किस बेसिस पे करें, तो इसका बेस्ट सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू ASTM, इसके अकॉर्डिंग ASTM या SME सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग, इसको देखते हैं। परमिटेड वैल्यू ऑफ geometric unsharpness, इसके अकॉर्डिंग टू
एसएमई सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो इसमें कैसे निकालते हैं हम मटेरियल की जॉब थिकनेस, या जो भी मटेरियल थिकनेस रहेगी उसके बेसिस पे, ठीक है, और ये क्या रहेगा वैल्यू ऑफ यूजी, ठीक है। तो अगर आपके मटेरियल की थिकनेस जिसपर हम टेस्टिंग करने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लेट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लेट है, ये अराउंड 5 to 6 mm की प्लेट है ना, पाइप कटिंग का प्लेट है। तो अगर इस टाइप का आपकी प्लेट की थिकनेस इस प्रकार से यूजी को हम कंसीडर कर सकते हैं। तो पॉइंट 1 देखते हैं, अगर प्लेट की थिकनेस अप टू 50 mm है, कितनी है, अप टू 50 mm है, तो यूजी की वैल्यू कंसीडर करेंगे हम 0.5। अगर आपकी जॉब थिकनेस 50 to 75 mm है तो यूजी वैल्यू कितने करेंगे 0.75। नेक्स्ट अगर आपकी थिकनेस 75 mm to 100 mm है तो कितना कंसीडर करेंगे यूजी की वैल्यू 1। नेक्स्ट कंडीशन होती है कि अगर यूजी की वैल्यू 100 mm और मोर है तो कितना कंसीडर करेंगे 1.7, ठीक है। और वैल्यू विल बी, हम और वैल्यू को किसमें कंसीडर करेंगे, mm में कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब इसमें अगर हम ये देख लें, इसका एक और फार्मूला होता है अकॉर्डिंग टू एसएमई सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग, जो हम लास्ट में देखा था, उसके अलावा एक और फार्मूला होता है UG इक्वल टू, UG क्या आपका जियोमेट्रिक अनशार्पनेस, तो उसका फार्मूला क्या हो जाता है S into A डिवाइड बाय 0.02 प्लस A। S क्या आपका सोर्स ऑफ साइज है, A क्या आपका डिफेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस है, जैसे हमने बैक डायग्राम में देखा था। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ फिर से एक बार, ये आपका मटेरियल हो गया, ये आपका कोई डिफेक्ट है, तो ये जो आप अप्लाई कर रहे हो रेडिएशन में, ये फिल्म है आपकी, तो जो डिफेक्ट से फिल्म का डिस्टेंस कितना है A कहलाता है, ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस कितना आपका T कहलाता है, और सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस आपका F या SFD कहलाता है, ठीक है। तो S क्या है आपका यहाँ पे साइज ऑफ सोर्स, साइज ऑफ सोर्स, ठीक है। तो S क्या होगा साइज ऑफ सोर्स हो गया। लेकिन हमने जस्ट पहले देखा था कि जो अगर आपकी प्लेट की थिकनेस मैक्सिमम कंडीशन की होती है या मैक्सिमम होती है तो क्या कंसीडर करते हैं हम A इक्वल टू T कंसीडर करेंगे। तो क्या फॉर्मूला जाएगा हमारा UG is equal to S into T divided by 0.02 plus T। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कि अगर आपकी प्लेट तो थिकनेस हो जाएगी और पाइप रहेगा, तो अगर पाइप रहेगा तो फिर हम D कंसीडर करेंगे आउटसाइड डायमीटर, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। और अगर एक और फॉर्मूला आपको देखना हो अकॉर्डिंग टू PRC के, तो क्या होता है SFD is equal to UT हमने अभी टोटल अनशार्पनेस कैलकुलेट किया था, तो UT प्लस T इंटू UT प्लस 1.4 इंटू S डिवाइड बाय UT, ये भी एक आपका SFD कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये आपका UG कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसी में हम समझेंगे किस प्रकार से होता है। देखिए UG नहीं रहेगा एक्चुअली SFD का, ये सॉरी UG तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना, UG वैल्यू SFD। अगर आपको UG की वैल्यू से निकालना है तो हम इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, UT वाले फॉर्मूले से। और आपको UG की वैल्यू नहीं यूज करना, डायरेक्ट यूज करना, तो इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। इसमें आपको UG की वैल्यू यूज नहीं करना होता है, डायरेक्ट आप SFD कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इस वाले फॉर्मूले से करेंगे, इसमें हमने मेंशन किया है SFD T into UT plus 1.4 into S divided by UT। इस वाले फॉर्मूले में आपको UG या ज्योमेट्रिक शार्पनेस या टोटल शार्पनेस आपको कैलकुलेट करना होगा। और अगर आपको ज्योमेट्रिक शार्पनेस या टोटल शार्पनेस कैलकुलेट नहीं करना है तो SFD के फॉर्मूले कौन से यूज करोगे, S into T divided by 0.02 ब्रैकेट क्लोज प्लस T, ठीक है। तो ये आपका फिल्म टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस का फॉर्मूला था, SFD का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। देखिए
अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये क्या टॉपिक है? सिलेक्शन ऑफ रेडिएशन एनर्जी। हम जो एक्सरे ट्यूब यूज कर रहे हैं इसके लिए, एक्सरे के लिए, इसके लिए इंपॉर्टेंट बना ये एक्सरे ट्यूब के लिए, गामा रे के लिए अलग से बताएंगे कि गामा रे में क्या होता है, हम एनर्जी को एडजस्ट नहीं कर सकते। तो अगर हमने क्या हुआ, एसएफडी कैलकुलेट कर लिया, हमने फॉर्मूला देखा हुआ एसएफडी का कैलकुलेट कर लिया, हमने सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस कर लिया। अब सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास मटेरियल थिकनेस है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मटेरियल है, ऐसे इसका मान लेते हैं, स्टील मान लेते हैं, इसकी 15 mm का थिकनेस है, किसी का 10 mm, 12 mm का, 20 mm का, तो कितना रेडिएशन एनर्जी में अप्लाई करें, उसकी केवी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो स्टील के लिए हम एक स्टैंडर्ड यूज करते हैं 100 kV प्लस 8 kV पर mm, जितना mm रहेगा उस प्रकार से इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एल्यूमिनियम रहेगा तो 50 kV प्लस 2 kV पर mm, प्लास्टिक मटेरियल आपका तो 20 kV प्लस 0.2 kV पर mm। अब इसको एग्जांपल के बेस पे समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपका स्टील का जो मटेरियल है वो कितने का है, 50 mm का, तो कितना वैल्यू हमें मिनिमम कितना है, एक प्रकार से एनर्जी लेवल रखना होगा, केवी रखना होगा 100 प्लस 8 into 15, क्योंकि पर mm है तो 15 mm की प्लेट है, कितना जाएगा इसका कैलकुलेट करेंगे आप तो लगभग 200 प्लस, लगभग 220, कितना जाएगा लगभग आपका, सही है ना, 60, 120, 300, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 15 दूना 30, 3 दूना 60 प्लस 20, 120 प्लस 100, 220। अगर आप एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम कितना है आपका 50 प्लस इसका 12 mm मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 12 mm मान लेते हैं, थोड़ा आप लोग भी कैलकुलेट करना हो सकता है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। प्लस कितना करेंगे 2 into 12, कितना आएगा 12 24, 24 प्लस 50 74, ये कितना होगा आपका केवी में रहेगा ना, किलो वोल्टेज में। अगर आपका प्लास्टिक मटेरियल है, ठीक है, और उसका थिकनेस आप मान के चलो कि लगभग 5 mm है, 10 mm है, हम 10 mm ले लेते हैं, कितना ले रहे हैं 10 mm ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 20 kV प्लस 0.2 into 10, कितना जाएगा 0.2 10 में 0.2 का मतलब कितना आएगा 2 प्लस 2 22 kV। एक बार कैलकुलेशन आप भी मैच कर लेना ना, क्योंकि ये मैनुअल कैलकुलेशन है। तो इस बेसिस पे हम हमारा जो रेडिएशन एनर्जी है या एक्सरे आपका जो वोल्टेज है वो हम वोल्टेज सिलेक्शन करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सोर्स सिलेक्शन, जो गामा रेडिएशन के सोर्स होते हैं उसको कैसे सेलेक्ट करते हैं वो हम देखेंगे। तो आप इन चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि रेडियोग्राफी टेस्टिंग में यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब भी आप एक्सरे टेस्टिंग करेंगे, गामा टेस्टिंग करेंगे, कि आपको सोर्स का रेडिएशन, आपका जो एक्सरे ट्यूब में कितना वोल्टेज आप अप्लाई करें, एसएफटी का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप क्लियर हो गया। इसके बाद जो भी चीजें होगी आप एक्सपोजर चार्ट से देख सकते हैं ना, अलग अलग आपके मटेरियल के सेंस पे, क्योंकि बेसिक आपका क्या होता है, इंडस्ट्री में आप इंस्पेक्शन करने जाएंगे, एमएसएसएस होता है, एल्यूमिनियम होता है, किसी जगह प्लास्टिक कर रहे हैं तो प्लास्टिक का भी आप कर सकते हैं, प्लास्टिक में रेडियोग्राफी टेस्टिंग होती है, ठीक है। अब देखेंगे सोर्स सिलेक्शन। सिलेक्शन ऑफ गामा सोर्सेज जो होते हैं वो जब हम गामा ट्यूब्स यूज करेंगे, गामा मेथड यूज करेंगे, तो उसमें हमें देखना होगा कि सोर्स हमें कौन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो वैसे हम सारे लोग जानते ही होंगे, आप लोग भी कंटिन्यू में क्लासेस देख रहे होंगे, जो बच्चे पहले से जॉब कर रहे हैं जिनको थोड़ा नॉलेज होगा वो जान ही रहे होंगे कि किस प्रकार से हमें सेलेक्ट करना है। क्योंकि जो गामा रेडिएशंस होती हैं उसमें हम जो एनर्जी सोर्सेज होते हैं, एनर्जी टाइप्स होते हैं, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि जो भी जैसे रेडिएशन कोबाल्ट 60 है, तो जो इसकी जो रेडिएशन एनर्जी उसको हम वेरी नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वही आप अगर देखना चाहे थ्योरी बेसिस पे, तो देखिए as we know it is not possible to vary the radiation energy emitted by the gamma ray source. It is necessary to indicate range of thickness which may be examined with the types of isotopes.
इट मींस हमें थिकनेस के बेसिस पे ही आपके आइसोटोप्स को सेलेक्ट करना होगा, या हम आइसोटोप्स के बेस पे ही थिकनेस सेलेक्ट करेंगे। इट मींस आपके पास 100 mm की कोई थिकनेस है, जॉब है, तो उसके लिए फिर आपको कोबाल्ट 60 सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। क्योंकि हम जैसे आप ये नहीं कर सकते कि रेडियम 192 सेलेक्ट कर लें, दिक्कत हो सकती है फिर, है ना। तो अभी हम देखेंगे सोर्स टाइप स्टैंडर्ड सेंसिटिव टेक्निक्स में क्या होगा और हाई सेंसिटिव टेक्निक में। देखिए हाई सेंसिटिव टेक्निक के कंपेयर में स्टैंडर्ड सेंसिटिव की जो इमेज होती है वो थोड़ी ब्लर होती है ना, तो हमेशा फोकस करिएगा कि हाई सेंसिटिव टेक्निक यूज करिए, इस वैल्यू को आप यूज करना है, ठीक है। तो कोबाल्ट 60 अगर आप यूज करते हैं तो मटेरियल की थिकनेस मिनिमम 30 से लेके 200 के बीच में हो सकती है इसमें स्टैंडर्ड सेंसिटिविटी टेक्निक्स में, और ऑल वैल्यू जो रहेगी वो आपकी सारी एमएम में रहेगी। क्या मटेरियल की थिकनेस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, थिकनेस की बात कर रहे हैं, थिकनेस एमएम में रहेगा, ठीक है। अगर आप इरेडियम 190 यूज करिए, टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स हैं, आपने पहले भी क्लासेस में देखे होंगे कि जो आइसोटोप्स होते हैं वो कोबाल्ट 60 हो गया, इरेडियम 192 हो गया, सेसियम 70 हो गया, ट्रिटियम 169 हो गया। तो कोबाल्ट 60 की जो रेंज होती है 30 से 200 के बीच में हम यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड में अगर देखेंगे तो 60 मिनिमम रेंज होना चाहिए, 150 मैक्सिमम, इस प्रकार से हम इसको यूज करेंगे। अगर हम इरेडियम 192 यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड वाले केसेस में देखेंगे तो 10 mm मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम 80 mm रहेगा, और अगर हाई सेंसिटिव मेथड में देखेंगे 20 मिनिमम रहेगा और 70 का मैक्सिमम रहेगा। सेसियम 70 अगर देखेंगे तो मिनिमम 5 mm रहेगा और मैक्सिमम 40 mm। अगर हाई सेंसिटिव में जाएंगे तो आपकी जो मिनिमम 10 रहेगा और मैक्सिमम 30 रहेगा। इसमें क्या हो रहा है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है और मतलब मिनिमम लिमिट इंक्रीज हो रही है और मैक्सिमम लिमिट डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर ये ट्रिटियम 169 देखेंगे तो मिनिमम 1 mm की प्लेट पर हम ट्रिटियम 169 यूज कर सकते हैं और 15 mm तक यूज कर सकते हैं इसको। लेकिन हाई सेंसिटिव केसेस में देखिए हाई सेंसिटिव मेथड कोई स्पेशल मेथड नहीं है, उसमें केवल जॉब थिकनेस सेलेक्ट करके आपको यूज करना है, ऐसा नहीं इसका अलग से मेथड है। तो अगर ये ट्रिटियम 169 करेंगे 3 mm से लेकर 10 mm के बीच में हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये आपके थिकनेस जो सिलेक्शन है ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है या होगा ही, क्योंकि जब भी आप इंस्पेक्शन करने जाएंगे ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ना, कितना सेलेक्ट करना है, रेडिएशन एनर्जी कैसे अप्लाई करना है, क्या डिस्टेंस रखना है, ये स्टार्टिंग के इनिशियल डेज में या स्टार्टिंग के 1 2 3 डेज या 1 वीक के अंदर प्रॉब्लम होंगे। जब आप 1 से 2 टेस्टिंग कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक थोड़ा सा क्या होगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा तो आपको चीजें का नॉलेज भी हो जाएगा, आप बार-बार चीजों को देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं जाएगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में चीज आपको कंसीडर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर इंटरव्यू प्रिपरेशन में जाते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आप बिना नॉलेज के अच्छी जॉब नहीं पा सकते हैं, है ना। देखो क्या होता है कि एक्सपीरियंस तो नॉलेज तो बीट कर सकता है, लेकिन आगे चल के आपको एक्सपीरियंस ही मैटर करेगा। अब ऐसा समझ लो गधे और घोड़े की रेस चलाएंगे ना तो घोड़ा कभी पीछे नहीं होगा। ये बात अलग है कि गिर गया, पेट उड़ गया, वो बात अलग है कि गधा कभी भी पीछे नहीं हो सकता, है ना। तो गधा जो रहेगा वो गधा ही रहेगा, घोड़ा घोड़ा ही रहेगा, है ना। तो घोड़े और गधे की रेस में कौन जीतेगा, घोड़ा ही जीतेगा ना। और लेकिन अगर भार की बात आ जाए, वेट लेके चलने की बात आ जाएगा तो घोड़ा वेट लेके नहीं चल पाएगा बहुत देर तक, है ना। गधा ज्यादा तक चल पाएगा। तो आपको वेट लेके चलना है या तेज भागना है, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सपोजर टाइम कैलकुलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होना है। पूरी टेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है कि कितना एक्सपोजर टाइम आपको देना है, ठीक है, आइसोटोप वाले केसेस में। चलिए जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इसमें, जिसमें हमें टाइम एक्सपोजर कैसे निकालना है वो हम देखेंगे। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं ये फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो जिन बच्चों को थोड़ा सा हेल्प चाहिए कि सर कैसे एक्सपोजर टाइम कैलकुलेट करते हैं, वो सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको इस फॉर्मूले में चीजों को वैल्यू पुट अप करना चाहिए। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। तो देखो लाइट में ना ज्यादा तेज नहीं भागना है ना, क्योंकि हर बार आपको ना कंक्रीट की रोड नहीं मिले, कभी कभी आपको ना जंगल में भागना पड़ सकता है, रेतीले स्थान भागना पड़ सकता है, तो आपको अपनी एक लिमिट बना के चलनी पड़ेगी। उसी प्रकार से जॉब भी करोगे तो आपको ऐसे डायरेक्ट प्रमोशन भी मिल सकते हैं और धीरे धीरे स्टेप से भी आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो नॉलेज लेके जरूर चलना है आपको। तो अगर हम बात करें एक्सपोजर टाइम कैलकुलेशन में,
तो इस पे हमें ये पहले चीज समझ लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें इनको क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इस वाले चीजें देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं वेयर t इज इक्वल टू क्या है टाइम, जो कि हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है, भाई टाइम तो निकालना है ना आपको, ये तो हम समझना है। ff क्या है, ff को हम बोलते हैं फिल्म फैक्टर, क्या बोलते हैं फिल्म फैक्टर। जैसे आपने टाइप्स ऑफ फिल्म देखी होगी ना, जो कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस में यूज करते हैं D2 D3 D4 D5 D7 D8 एंड वेरी फास्ट फिल्म इज F6 और F8। हम कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे D7 यूज करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे बताएंगे आपको। फिल्म फैक्टर की जो हम D7 यूज कर रहे हैं, इसका फिल्म फैक्टर होता है 1.4। SFD क्या होता है, इसे बोलते हैं सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस। वैसे तो मुझे इसकी बताने आपको नहीं लगता है, मुझे बताना चाहिए, क्योंकि हम जो कवर करते हैं तो आपको सारी चीज तो कवर ऑलमोस्ट हो ही गई होगी, बस आपको कुछ चीजों को समझना है। एसएफडी क्या होता है सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस, हम इसको 30 सेंटीमीटर मान के चलते हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बोलते हैं कि सर सारी वैल्यू एमएम में रख रहे हैं तो सेंटीमीटर में क्यों रख रहे हैं। देखिए अगर इसको हम सेंटीमीटर नहीं रखेंगे तो आपको स्क्वायर बनाना पड़ेगा, है ना, ये फॉर्मूले से इसी को रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए एसएफडी को हमेशा सेंटीमीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप दोनों टाइप ले सकते हैं, सेंटीमीटर के देखिए या फिर स्क्वायर को हटा दीजिए, दोनों चीज सेम होगी, ठीक है। एसएफडी के बाद आता है टी, टी क्या है आपका थिकनेस ऑफ मटेरियल, या मटेरियल जो भी मटेरियल हम इंस्पेक्शन करें उसकी थिकनेस होगी। हम थिकनेस कितना ले रहे हैं 20 mm ले रहे हैं, ठीक है। अब आपने 20 mm लिया हुआ है तो आपने जस्ट अभी देखा था कि 20 mm के लिए क्या बेस रहेगा, सोर्स आपका रेडिएशन सोर्स क्या रहेगा भाई 20 mm के लिए रहेगा इरेडियम 192, है ना, ये आपका सोर्स टाइप रहेगा। अब इरेडियम 192 ले रहे हैं तो इसका क्यूरी कितना होना चाहिए, या क्यूरी हमारे पास जो इरेडियम 192 इसमें क्यूरी अवेलेबल है 10 क्यूरी, इसको सीआई से मैं इंडिकेट कर सकते हैं, सॉरी सीआई से क्यूरी को। अब बता आरएचएम, आरएचएम करता है रोंजन वैल्यू होती है, रोंजन और पर मिनट के बेसिस पे वैल्यू होती है, तो आरएचएम की वैल्यू 0.5 कंसीडर करेंगे। अब एक होता है एचबीटी हाफ वैल्यू थिकनेस, सो हाफ वैल्यू थिकनेस मटेरियल अकॉर्डिंग चेंज होती है। हम जो कंसीडर कर रहे हैं वो स्टील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मटेरियल स्टील और मटेरियल ले रहे हैं, तो स्टील की एचबीटी वैल्यू होती है 12.5 और भी बचा उसमें साइज हो गया। अब हम हमारी जो वैल्यू ली है इस वैल्यू के बेसिस पर उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एसएफडी को हम यहीं पे देते हैं, पूरी जगह स्पेस हमें स्पेस मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब देखिए कैसे करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, T इज इक्वल टू FF क्या आपका 1.4 इंटू SFD 30 का स्क्वायर इंटू 2 द पावर 20 डिवाइड बाय 12.5 इंटू 60, क्यूरी 10 है इंटू 0.5 इंटू 100 का स्क्वायर। कैलकुलेटर से करना चाहते हो कैलकुलेटर इजी कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हो स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। 1.4 इंटू 900 हो जाएगा इंटू 2 दी पावर 1.6 हो जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.6 हो जाएगी इंटू 60 हो जाएगा 10 दी पावर 0.5 इंटू 100 स्क्वायर। अभी क्या ये मेरे बस का भी नहीं रहा, इसको हम डायरेक्ट मोबाइल से कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 22296 सॉरी 32290। कैलकुलेटर कहाँ चला गया 680 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा 5 हो जाएगा 5 स्क्वायर 50,000, कितना जाएगा 50,000 हो जाएगा। इसका अगर t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4.98 मिनट्स आपका टाइम कैलकुलेशन निकल जाएगा। इट मींस जब रेडिएशन गामा सोर्स अप्लाई करेंगे तो आपको 4.98 मतलब लगभग 5 मिनट्स के लगभग आपको, या 5 मिनट्स प्लस में आपको
आपका मिनट्स रखना हुआ है, एसएफटी या डिस्टेंस रखेंगे तो 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखेंगे, प्लेट की थिकनेस कितनी 20 mm के रेफरेंस में हम टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से रेडिएशन टेस्टिंग हम अप्लाई करेंगे या गामा रेडिएशन टेस्टिंग हम करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक्सपोजर टाइम कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, अभी हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है वो उसमें आईक्यू बचा हुआ है, इमेज क्वालिटी इंडिकेटर क्या होता है हम वो कवर करेंगे। इसके बाद जो आपका सेफ्टी पर्पस क्या क्या होती है, आइसोलेशन डोज रेट कितना हम अब्सॉर्ब कर सकते हैं ईयरली बेसिस पे, वो चीज देखेंगे। प्रोडक्शन इक्विपमेंट क्या होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, वो सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आने वाले टीम में हम आपको नेक्स्ट वीडियो अपडेट करने वाले हैं, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।